सामीन आदाब, मैं आपका मेजबान तारिक रातर। सामीन, वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत मुल्क की मईशत को रोज अफजू, मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए इनकलाबी नौयत के इकदाम कर रही है। जनाब मोदी की दूरंदेश कायदाना सलाहियतों की छाप और जमीनी सतह पर मुस्बत और नतीजा खैज असरात के हवाले से ज़राअत के शोबे में भी खातिर-खा तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं, जिससे मजमूई तौर मईशत को इस्तेकाम हासिल हो रहा है। आज हम वज़ीर-ए-आज़म के विजन विकसित भारत 2047 के तनाजुर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मौजू पर बातचीत करेंगे। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत रूबरू हैं वो हैं शेर कश्मीर एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रेहाना हबीब कंठ साहिबा। प्रोफेसर रेहाना हबीब कंठ साहिबा, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के आज के खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद और खैर मकदम है। जी, शुक्रिया बुलाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रेहाना जी, हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में? जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि पायदार ज़राअत ऐसी ज़राअत पैदावार है जिसमें ग़िज़ा पैदा करते हुए मिट्टी, पानी और जो भी हमारे कुदरती वसाइल है उनको हम आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखा जाए। मतलब कि हमें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डिट्यूरेट नहीं करना है, उन्हें कम नहीं करना है फूड प्रोडक्शन के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर में जहां माहौलियाती निज़ाम नाजुक है, क्योंकि हमारी ये आधा वादी है, आधा थोड़ा हिली मतलब पहाड़ी इलाका है, और जो हमारा मौसम का भी यहाँ का हिसाब है वो भी थोड़ा इराटिक होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है किसानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ज़मीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और किसानों की इनकम के लिए बहुत ज़्यादा हमें ये ज़रूरी है। J&K में हम ऐसी खेती बाड़ी करें जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, उनको डिट्यूरेट ना करें और अपना फूड प्रोडक्शन भी बढ़ा दें। प्रोफेसर साहिबा, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्यों है ज़रूरत हमारी जो है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कहते हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी, क्योंकि जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ज़राअत दही आबादी की बड़ी तादाद का सहारा है, तो इसमें जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमारा है ये आमदनी बढ़ाता है, खर्च कम करता है और रोजगार के मौके भी पैदा करता है और फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाता है और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करता है। मैडम, जो हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, यहाँ से विजन जो है प्राइम मिनिस्टर साहब का विकसित भारत 2047 के, उसको किस तरह से अलाइन करेगा, उसके साथ कैसे जुड़ सकता है या जोड़ है इसका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है, इसमें किस तरह से ये बनता है जोड़? हाँ, जो विकसित भारत 2047 हमारा है वो फोकस करता है इंक्लूसिव ग्रोथ पे और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे और फार्मर वेलफेयर पे। तो ये तीनों चीजें जो हमारी हैं ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आती है। जैसे हम क्लाइमेट रिजाइलेंस देखते हैं, जो मौसम का जो बदलाव हो रहा है हम वैसा ही फसल लगाएं जो मौसम के बदलाव को बर्दाश्त करे, और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी मतलब कि बहुत टाइम तक, ये नहीं है कि हमें 1 साल या 2 साल में ही अच्छी पैदावार मिले और आगे फिर हमारी जमीन बहुत उसका मतलब फर्टिलिटी कम हो जाए तो आगे प्रोडक्टिविटी नहीं रहे। तो इसमें भी हमें लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम देखते हैं, और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा है। और हम जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ग्रीन ग्रोथ है, इसमें एक हमारा एक नारा, तो वो भी विकसित भारत के साथ अलाइन कर रहा है। मैडम, एग्रीकल्चर जो है ये जो जम्मू एंड कश्मीर में इंक्लूसिव ग्रोथ को किस तरह से आप देखते हैं, इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, इसका एक किरदार है? देखिए, एग्रीकल्चर जैसे हमने बताया पहले कि ये जो मतलब मैक्सिमम हमारे लोग हैं एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़े हुए हैं, और अगर हम एग्रीकल्चर जो भी ज़राअत है, ज़राअत की प्रैक्टिसेस को हम सस्टेनेबल बनाएं, मतलब पायदार बनाएं, तो उससे हमारी पॉवर्टी रिडक्शन हो जाएगी और लाइवलीहुड सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ज्यादा हैं, तो छोटे और जैसे ज्यादा बड़े कमर्शियल फार्मर्स हमारे नहीं हैं, मगर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। मैडम, चूंकि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉस्ट जो कश्मीर है या स्कॉस्ट जम्मू भी जो है, ये बहरहाल वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जो बैकबोन है इस इंस्टीट्यूट का, तो इसमें जो सीड के बारे में बताया जाता है कि क्वालिटी सीड जो है वो फाउंडेशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या है?
हाँ जी, जैसे हम बताते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए क्या चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हमारा बीज आता है, बीज या प्लांटिंग मटेरियल। मतलब जैसे हॉर्टिकल्चर वालों को चाहिए प्लांटिंग मटेरियल, जैसे जिसे हम रूट स्टॉक कहते हैं या सीडलिंग्स कहते हैं। इसी तरह जो बाकी फसलें हमारी हैं उनके लिए बीज चाहिए। तो सबसे पहले जो बीज है वो हमें फार्मर को देखना चाहिए कि वो क्वालिटी का होना चाहिए, मयारी बीज होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए और उस इलाके के लिए सही होना चाहिए वहाँ का। और आजकल जो हम काम कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अभी तक हम सिर्फ मतलब यील्ड के हिसाब से ही देखते थे कि ऐसा बीज बनाएं जो क्वालिटी का हो और पैदावार ज्यादा दे। अब हम थोड़ा क्लाइमेट रिजाइलेंट वैरायटीज पे कर रहे हैं, जैसे कि कोई जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं हो, जिसे हम कहते हैं ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज, या वैसा बीज बने, वैसी वैरायटी बने जिसको ज्यादा कीड़े और बीमारियां ना लगे, जिसे हम कहते हैं पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज। तो ऐसे चीजों पे हम चाहते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो ऐसे पहले तो उनको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी वैरायटी लगानी है अपने इस इलाके के लिए। उसके बाद उसको उस वैरायटी का मयारी बीज मिलना चाहिए। इसी तरह प्लांटिंग मटेरियल, जो हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, तो उसमें भी उनको सर्टिफाइड सोर्सेज से, सर्टिफाइड नर्सरी से वही प्लांटिंग मटेरियल लेना चाहिए जो उनके इलाके के लिए या जिस वैरायटी का वो रिकमेंड उस इलाके के लिए हो रहा है। और हम चाहते हैं कि अभी जो हमारे जो प्लांट ब्रीडर्स हैं वो ऐसी वैरायटीज बना रहे हैं जिनमें जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट हो या डिजीज रेजिस्टेंट हो, वैसी वैरायटीज हमें दान में, मक्की में आई हैं। और हम चाहते हैं कि फार्मर्स वो वैरायटीज ही लें और क्वालिटी सीड लें, क्योंकि सबसे पहला इनपुट, क्रिटिकल इनपुट सीड है। और सीड ही पहले बहुत मतलब उस पर ध्यान दिया जाए पहले सीड खरीदने के वक्त। तो और जो हमारी भी यूनिवर्सिटी ड्रॉट टॉलरेंट, कोल्ड टॉलरेंट या हीट एंड डिजीज टॉलरेंट वैरायटीज बना रही हैं, जो कि मतलब जहाँ पे बारिशें ठीक नहीं हो या दर्जे हरारत के एक्सट्रीम्स हो, तो वहाँ पे भी वो वाली वैरायटी सूट करे, ताकि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रहे और यील्ड स्टेबिलिटी रहे। प्रोफेसर साहिबा, कौन से मेजर जो क्लाइमेट चैलेंजेस हैं जो अफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर जम्मू एंड कश्मीर में, और इसका किस तरह से आप देखते हैं कि इसका समाधान या इसको काउंटर या इस चैलेंज को कोप अप करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हाँ जी, देखिए जम्मू और कश्मीर में आपने खुद देखा है कि क्लाइमेट चेंज को हम अब खुद पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। अब ये एक किताबी बात ही नहीं है या एक स्लोगन नहीं है। अभी आपने देखा दिसंबर का महीना या जनवरी का भी अभी तक इतने दिन बिल्कुल कोई स्नोफॉल नहीं रही, जबकि इसका ये चिले कलान का मौसम था। तो इसी तरह हमारे जो पूरे साल भर भी इरेटिक रेनफॉल होती है, मतलब कभी किसी हफ्ते में बिल्कुल बारिशें नहीं होती हैं, और जब होती हैं तो बहुत ज्यादा होती हैं, जिससे सॉइल इरोजन हो जाता है और वो फसल के काम नहीं आती हैं, क्योंकि वो सारा रन ऑफ में चला जाता है। या जब हमें फसल लगाने के वक्त बारिश चाहिए होती थी या सॉइल मॉइस्चर चाहिए होता था, उस वक्त नहीं है, तो हम इसे इरेटिक रेनफॉल कहते हैं। और दूसरा तो आप देख रहे हैं कि बर्फबारी पहले हुआ करती थी, तो अब वो भी बहुत कम हुई हैं, ग्लेशियर्स भी कम हो चुके हैं। और इसी तरह जब हमारा जून जुलाई का महीना आता है, अब जून जुलाई और अगस्त, इस साल भी आपने देखा होगा कि टेम्परेचर्स बहुत नॉर्मल से बहुत हाई चले गए, तो उससे हमारे फसलों को हीट स्ट्रेस हो जाता है। और ऐसी कॉम्बिनेशन जब रहती हैं तो उससे हमारी फसलों में कीड़े और फंगल डिजीजेस, कीड़े मकोड़ों का ज्यादा मतलब उनकी इन्फेस्टेशन हो जाती है, आउटब्रेक हो जाता है, या डिजीज आउटब्रेक भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब बीमारियां हमारे पौधों को लग जाती हैं। और अगर ज्यादा बारिशें नहीं हुई और टेम्परेचर ज्यादा रहा तो हमें पानी की कमी हो जाती है, नदी नाले भी सूख जाते हैं और सॉइल में भी मॉइस्चर कम रहता है। तो इससे हमारे जो क्रॉप्स हैं, चाहे वो हमारी धान की फसल हो, मक्की की फसल हो, दालों की फसल हो, या हॉर्टिकल्चर के पेड़ मतलब जैसे सेब की फसल हो या चेरी या बाकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, या हमारे लाइव स्टॉक हो, डेयरी पे भी असर पड़ता है और शीप फार्मिंग पे भी असर पड़ता है। इससे ये सारे क्लाइमेट चैलेंजेस हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलते हैं। अब क्लाइमेट रेजिलियंस जो एग्रीकल्चर में किस तरह से आएगी? हाँ हाँ, तो इसमें एक चीज है कि हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। जैसे कि जहाँ पे पहले बहुत ज्यादा पानी की सहूलियत थी मगर अब नहीं है, तो वहाँ हमें दान से हटके कोई और क्रॉप लगानी चाहिए। अवेलेबल पे दान लगे, मगर जो थोड़े टेल एंड्स पे होते थे जहाँ पे बाद में उनको इरिगेशन वाटर नहीं मिलता है और या रेनफॉल भी कम है, तो उनको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए, जैसे पल्सेस हैं या कोई और फसल लेनी चाहिए।
इसी तरह हमें दान में भी बहुत वाटर सेविंग टेक्निक्स हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं कि पहले हमारे फार्मर्स का ये आइडिया होता था कि पानी भर के रखें उसमें, मतलब 3 इंच 4 इंच तक पानी वो रखते थे दान में। मगर अब जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हम कहते हैं कि ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग करें। मतलब जब थोड़ा पहले पानी दे, फिर जब तक वो पूरा सूखे तो उसके बाद और पानी दे। जरूरी नहीं है हमेशा धान की फसल में पानी रहे। या इसी तरह हम कहते हैं कि इरिगेशन आफ्टर 2 days ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वाटर। मतलब कि जब हमने पहले पानी पूरा भरा, उसके बाद पूरा पानी खत्म हो गया, और उसके बाद 2 दिन जब आपको लगेगा कि जमीन थोड़ी खुश्क होने लगी, बाल जैसे पतली सी लकीरें क्रैक सी लगे, तो उसके बाद पानी देना है। तो ये वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज हैं। इसी तरह हमारा एक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, उसमें भी पानी की बचत होती है दान में। इसी तरह जो बाकी फसलें हैं जैसे मक्की है या कोई और फसल है, उसमें भी हम एक वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है कि हम कहते हैं इरिगेशन एट क्रिटिकल लेवल्स। जो भी क्रिटिकल फिनोलॉजिकल स्टेजेस हैं जहाँ सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है, उसी स्टेज पे सिर्फ पानी दिया जाए। जैसे एक तो जर्मिनेशन के बाद थोड़ा स्टैंडिंग के लिए क्रॉप को चाहिए पानी, उसके बाद जब उसकी फ्लावरिंग होती है तो उस टाइम पानी चाहिए। इसी तरह जो हमारे अब हाई डेंसिटी प्लांटेशंस है, आप देख रहे हैं उनमें कि ड्रिप इरिगेशन लग रही है, वो भी वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है। या हम मल्चेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्चेस भी वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज में आती हैं। तो ऐसे हमें क्लाइमेट रिजाइलेंस, क्योंकि क्लाइमेट रिजाइलेंस में यही है कि ज्यादा बारिश या बिल्कुल कोई बारिश नहीं। तो बिल्कुल जब बारिश नहीं है, हम रेनफेड एग्रीकल्चर या ऐसे जहाँ पे पानी का सेव करना है, तो हमें ये टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह अगर हमें जो मतलब एग्रो एडवाइजरीज हम देते हैं टाइमली, मौसम की पेशेंगोई हो जाती है और उसके बेसिस पे हम कुछ एग्रो एडवाइजरी फार्मर्स के लिए देते हैं। हमारे फार्मर्स को वो अडॉप्ट करना चाहिए, वो देख लेना चाहिए। और जो भी स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटीज है, जैसे ड्रॉट, हमारी SMC 8 है, ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी है, जिसमें ना पानी की बहुत कम जरूरत है, तो ऐसी वैरायटीज का उनको इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पे उनको लगता है कि हमें ज्यादा इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है और बारिशें नहीं हुई तो भी हमारी फसल आ जाएगी। प्रोफेसर रेहाना हबीब कंड जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में जो हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर के इस मौजू पे हमने बात की। आपका अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू, शुक्रिया। सामीन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर के हवाले खुसूसी प्रोग्राम सीरीज है। इसका पहला हिस्सा जो आज इख्तिताम पजीर होता है, और इस प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा जो है वो हम 18 जनवरी दिन के 2:30 बजे जो हमारा प्रोग्राम नई मंजिलें हैं, तो इसमें आप बाकी जो इसका दूसरा हिस्सा वो आप समाप्त करेंगे। इस बारे में आप अपनी आरा और फीडबैक radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। मुझे मेरे साथी न्यूज एडिटर अशफाक अहमद शाह के हमरा इजाजत दें। खुदा हाफिज।